डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछला वीडियो में आप लोगों ने जाना कि जो हमारा हैदराबाद रियासत था वो भारत संघ में कैसे विलय हुआ, वहां पर जो है भारत सरकार ने क्या क्या किया, उसको भारत का हिस्सा कैसे बनाया। स्वतंत्र भारत से कुछ रियासतें अलग रह रही थी, स्वतंत्र रह रहे थे, उनको भारत संघ में मिलाने का काम कैसे किया गया। इसमें से हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, ये सब चीज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। सबसे पहले हैदराबाद का जो विलय हुआ उसको हम लोग जाने पिछला वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे मणिपुर का विलय। मणिपुर का विलय कैसे हुआ था, इसको जानने से पहले थोड़ा सा मैं कंटिन्यू कर दूं आप लोगों को। जो पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हैदराबाद के लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और जो हैदराबाद के कांग्रेस थे उन्होंने क्या किया था, वहां के निजाम, हैदराबाद के जो निजाम थे उनके खिलाफ आंदोलन किया। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि हमारे कुछ विद्यार्थी हैं, उन लोगों का कुछ कुछ कमेंट आया हुआ है। किसी का कमेंट है कि सर वो निजाम जो थे उनका नाम क्या था, और किन्हीं का कमेंट है कि सर वो आंदोलन जो किया गया था किसानों और महिलाओं के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस, हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में जो आंदोलन किया गया था उस आंदोलन का नाम क्या है। बहुत से और कुछ कुछ प्रियजन जो हमारे हैं उन्होंने कहा सर पठान मूवी देखी या नहीं देखी। मैं सारा जवाब दूंगा वीडियो के लास्ट में, लेकिन अगर आपको सारा जवाब चाहिए तो आपको लास्ट तक बने रहना होगा हमारे साथ। देख लेते हैं पहले अभी हम लोग मणिपुर जो था रियासत, उसका विलय कैसे हुआ। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि स्वतंत्र मणिपुर जो था, सियासत जो था वहां पर, वो उस समय जो वहां के शासक थे उनका नाम था महाराजा बोधचंद्र सिंह। क्या नाम था? महाराजा बोधचंद्र सिंह। ठीक है, तो वो जो थे वहां के पहले क्या थे, शासक थे। तो उन्होंने क्या किया कि भारत सरकार के साथ ना एक समझौता कर ली। कैसी समझौता भाई? उन्होंने कहा, सबसे पहले हम बिंदु पर ही बात करते हैं। देखिए यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मणिपुर एकीकरण आज का टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रहे, इसे लेकर महाराजा बोध सिंह व भारत सरकार के बीच विलय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था। अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां एक वर्ड आया है आंतरिक स्वायत्तता। आंतरिक स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, यानी कि जो वहां के राजा थे, बोधचंद्र साहब जो थे, भारत सरकार के साथ एक समझौता करते हैं। क्या समझौता करते हैं कि हमें अपने अंदर, मतलब मणिपुर के अंदर की जो भी पार्ट है उसमें हर चीज की स्वतंत्रता दे दीजिए, बाकी बात मैं तो भारत का ही हिस्सा हूं। मेरा बात समझे? बोला गया कि मैं मणिपुर स्वतंत्र रहना नहीं चाहता, बस मणिपुर के अंदर की स्वतंत्रता हमको चाहिए, बाकी बात मैं हिस्सा कहां का हूं, भारत का हूं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भारत में शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक ही आंगन में अलग अलग घर, अलग अलग चूल्हा जलाते हैं ना लोग, तो वो क्या कहलाते हैं, उसी घर के मेंबर कहलाते हैं, लेकिन उस मेंबर में वो लोग अलग अलग खाना पकाते हैं, अलग अलग परिवार होता है। तो उस तरह की चीजों को लेकर के समझौता किया गया। वहां के जो बोधचंद साहब थे शासक, उन्होंने कहा कि हमें मणिपुर के अंदर पूरी स्वतंत्रता चाहिए, बाकी बात मणिपुर जो हिस्सा है भारत का ही हिस्सा है। और ये चीज जो है वो हस्ताक्षर हो चुका था। ठीक है, अब उसके बाद की घटना को जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ था, देखिए जहां तक यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जनता के दबाव में आकर चुनाव करवाया गया। कहां पर? मणिपुर में। कहां पर करवाया गया? मणिपुर में। एक सिचुएशन ऐसा आया कि जब जनता के दबाव में आकर के, अच्छा ये जनता के दबाव में आकर के क्यों किया गया, इसको जान लीजिए। जब हस्ताक्षर हो रहा था ना विलय पत्र की सहमति पत्र, ये विलय सहमति पत्र में जब हस्ताक्षर हो रहा था उस समय उसमें मेंशन किया गया था, लिखा गया था कि यहां की जनता जो फैसला लेगी, जिस प्रकार की इच्छा जताएगी, उसी तरह की कार्रवाई आगे किया जाएगा। तो वहां क्या था कि वहां के जो जनता थे उन लोगों ने हैदराबाद की गलती को दोहराने को नहीं सोचा, क्योंकि हैदराबाद तो प्यार से माना नहीं। फिर वहां पर पारामिलिट्री फोर्स क्या क्या हुआ था आप लोगों को पता है।
वॉर हुआ, वॉर के बाद जो है हार गई, हैदराबाद के जो निजाम थे हार मान के सरेंडर कर दिए थे। तो उस तरह की घटना ना हो इसलिए जनता ने क्या की, जिद की, दबाव बनाया। और किसके ऊपर दबाव बनाया भाई, तो ये महाराजा बोधचंद्र के ऊपर दबाव बनाया, मतलब अपने ही घर में, अपने ही मणिपुर में उन लोगों ने दबाव बनाया और जनता के दबाव में आकर के वहां पर क्या किया गया, एक चुनाव करवाया गया। अब चुनाव जिसमें वहां का संवैधानिक राजतंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या होता है, यहां गणतंत्र होता तो समझ में आ जाती। संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, मतलब वहां पर संविधान भी चलता था और राजा का राज भी चलता था। चुनाव हुआ, वहां एक राज स्थापित हुई, वहां राजतंत्र भी लिखा हुआ है, राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, यानी संविधान के नियम भी लिखे गए, मतलब पालन किए जाते थे और राजतंत्र भी चलता था, यानी राजा का भी राज था और संविधान का भी राज था, प्रजा की भी राज थी, यानी दो तरह के कार्य होते थे, दो तरह के राज चलते थे। अब ध्यान दीजिए, वहां चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया और इससे हम कह सकते हैं कि मणिपुर भारत का पहला क्षेत्र हुआ जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है एक बार जान लीजिए आप लोग। यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मणिपुर भारत का पहला क्षेत्र बना जहां सार्वभौमिक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जून 1948 में चुनाव करवाया गया। भारत का पहला ऐसा जगह बना मणिपुर जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर क्या किया गया था, चुनाव करवाया गया था जून 1948 में। अब ये एक शब्द आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या होता है जान लीजिए। जैसे अभी आप लोग जानते होंगे कि 18 वर्ष जब किसी का हो जाता है तो वो लोग वोट देने के अधिकार हो जाते हैं, वो वोट देते हैं, ठीक है। तो जब आप वोट देने के लायक हो जाते हैं, उसके बाद आप अगर आप वोट देते हैं तो वो आपका वयस्क मताधिकार कहलाता है। तो आई थिंक उस समय जो है 18 वर्ष आयु नहीं था, उस समय शायद 21 वर्ष था। तो उस 21 वर्ष की आयु से ऊपर वाले लोग और 21 वर्ष के जितने भी लोग थे सभी लोगों ने वोट दिया और अपना सरकार चुना, एक अलग पार्टी बनी और वहां पर क्या संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया। अब बात क्या आती है, दो तरह की चीज चल रही थी। अब देखिए वहां की जो संवैधानिक लोग थे ना, संवैधानिक जो पार्टियां थी, जो गणतंत्र स्थापित कर रहे थे, जो लोग अपना एक संविधान बनाए हुए थे, उन लोगों का थोड़ा सा मतभेद था। वो नहीं चाहते थे कि हम भारत में विलय हो जाएं, भारत में जुड़ जाएं। क्यों भाई, उसके पीछे का कारण क्या था, वो अलग राज्य स्थापित, अलग स्वतंत्र रहना पसंद करते थे क्योंकि उनका गठन हो चुका था, उनका सरकार बन चुकी थी। लेकिन मणिपुर में जो कांग्रेस की पार्टी थी वो चाहती थी, क्या चाहती थी भाई, वो चाहते थे कि हमारा जो मणिपुर है वो भारत में विलय हो जाए। कांग्रेस, मणिपुर की कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस का जो पार्टी था मणिपुर में, उनका कहना था कि हम भारत में जुड़ जाएं, भारत में मिल जाएं, भारत के साथ एकीकरण कर ले। लेकिन अन्य पार्टियां जो थी वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। तो दोनों तरफ वहां दो मतभेद होने लगे, दोनों के बीच क्या होने लगे, मतभेद होने लगे। और इसी पीरियड में भारत सरकार ने वहां की सरकार के साथ बिना परामर्श किए, इसको आप लोग लिख सकते हैं पॉइंट में। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि ये जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, मानचित्र है भारत का, और भारत के मानचित्र में हम आप लोगों को बताए थे कि कहां पर हैदराबाद है। और इस हैदराबाद के बाद अभी हम लोग मणिपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मणिपुर इस जगह पर स्थित है, देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अब यह इसके आगे जो हम लोग लिखेंगे तो ये पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट है। यहां पर चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद क्या हुआ कि एक अलग पार्टी बनी, उनका सरकार बना, राजतंत्र भी चलता था और वहां पर लोग संवैधानिक तरीके से भी चलते थे। उसकी इसी बीच में क्या हुआ कि भारत सरकार ने, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भारत सरकार ने
बिना परामर्श, बिना बिना परामर्श बौद्ध चंद्र से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया। और इसके बाद वहां के जो शासक थे बौद्ध चंद्र साहब, वो दबाव में आ गए, भारत सरकार के दबाव में, और उन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर कर दिया विलय पत्र में, और मणिपुर जो है वो भारत संघ का हिस्सा बन गया। और इस तरह से मणिपुर का विलय हो चुका। हैदराबाद के विलय के बारे में भी पढ़ लिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। ठीक है, अब बताओगे सर जूनागढ़ के बारे में, तो जूनागढ़ जो है आपकी सिलेबस का चीज नहीं है, किसी और चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे कुछ स्पेशल स्टूडेंट लोगों का कमेंट है, और आप कमेंट कीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आपकी कमेंट से ना थोड़ी सी मोटिवेशन आती है अपने अंदर, और लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं। और जरूरी है आप हर तरह का कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके शिक्षक बाद में हूं, दोस्त पहले हूं। इसलिए हर तरह का कमेंट का मतलब जो भी वीडियो के दौरान आपको लगे, मेरी कमी, मेरी मेरिट्स, मेरी सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब कुछ कमेंट्स का हम जवाब देते हैं, देखते हैं कि कमेंट क्या है। तो आइए हम लोग कमेंट का आंसर करते हैं, बहुत मुश्किल से और बहुत फुर्सत से, मतलब बहुत बिजी शेड्यूल से निकाल के हमारे विद्यार्थी, हमारे प्यारे विद्यार्थी लोग, और कमेंट करते हैं, और कमेंट का जवाब देना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आज कमेंट का जवाब कर रहा हूं। तो पहला कमेंट जो हम देख पा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि रितेश कुमार जो हैं उनका कमेंट है कि किसान और महिलाओं ने निजाम के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया था सर, उस आंदोलन का कोई नाम था क्या, वो हमसे पूछ रहे हैं। तो देखो बाबू, क्या है ना, जब ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये उस आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं जो हैदराबाद की रियासत, जो निजाम जो है नहीं मिल रहे थे भारत में, तो वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद के जो कांग्रेस पार्टी थी, उन दोनों के नेतृत्व में किसानों और महिलाओं के द्वारा निजाम, वहां के जो निजाम थे उनके द्वारा उनके खिलाफ जो है आंदोलन किया गया था। तो उसका नाम पूछ रहे हैं। ये तो देखिए, कोई एक संगठन बन के आंदोलन किया जाता है ना, तो उसका कोई नामकरण होता है। ये बस उसका विद्रोह किए और उनमें क्या हुआ कि थोड़ी सी खलबली मची और लड़ाई हो गया, ऐसा कोई नामकरण इसका नहीं है, स्पष्ट है। ठीक है, फिलहाल उसके बाद दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरा कमेंट जो आया है उसमें लिखा हुआ है, सर कमेंट का जवाब जरूर दीजिएगा। जरूर देंगे, और आपके इस तरह के कमेंट से हम थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और हमें एनर्जी भी मिलती है, इसलिए मैं कमेंट जरूर दूंगा, सारा जवाब दूंगा जहां तक पॉसिबल होगा। लिखा हुआ सर पठान मूवी हिट हो गया ना सर? हाँ, हिट हो गया भाई। हाँ, बहुत मेहनत से बनाता है लोग, हिट भी होना चाहिए, चाहे वो पठान मूवी हो कोई मूवी हो। पठान मूवी अच्छा है तो हिट हो गया। और यहाँ पर जो है हमारे लिखे हुए, पठान मूवी देखे है सर, कितना मजा आया। बहुत मजा आया होगा, आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, मगर अभी एग्जाम है, एग्जाम पर भी फोकस कीजिए। पठान मूवी। सर हैदराबाद के निजाम का नाम, हैदराबाद के निजाम कौन था सर? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है कि उस समय जो हैदराबाद में रियासत जो थी, हैदराबाद की रियासत थी, जब भारत सरकार उसे अपने संघ में शामिल करना चाह रहा था। ये बहुत अच्छा सवाल है कि हैदराबाद का निजाम उस समय कौन था। तो मैं बता दूं कि हैदराबाद के 7वें निजाम थे उस समय, जो नाम था उनका मीर उस्मान अली खान, जो 1911 में क्या हुए थे, गद्दी पर बैठे थे, निजाम बने थे, और 1948 तक वो रहे थे। ठीक है, तो वो 7वें निजाम थे हैदराबाद के, मीर उस्मान अली खान। जिस समय भारत को हैदराबाद की रियासत अपने अंदर लाना था, उस समय उनका निजाम जो था वो कौन थे? मीर उस्मान अली खान थे। ठीक है, वो कब बने थे? तो 1911 में बने थे। कब तक रहे? 1948 तक रहे। देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा कमेंट है
वो है कमेंट क्या, सर आप पठान मूवी देखे हैं सर? अरे भाई ये पठान मूवी तो तहलका मचा के रखा है। ऐसे भी बहुत विवादित टॉपिक था पठान मूवी, देखे भी है नहीं भी देखे हैं, मैं इस तरह से कह सकता हूं, क्योंकि पठान मूवी को लोग इतना प्यार दिए, इतना स्नेह दिए, क्योंकि उसका जो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में इतना आया कि हॉल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पूरी सोशल मीडिया में ही मैंने पूरी फिल्म देख ली, कभी इंस्टा पे, कभी फेसबुक पे, कभी किसी का स्टेटस में, वो क्लिप करके मैंने पूरी मूवी देख ली। और जहां तक मुझे समझ में आया कि मूवी बहुत अच्छी है, कहानी भी यूनिक है, बस थोड़ी सी बात जो हमको खटकी, इस पर मैं आप लोगों से चर्चा कर लूं। जब मूवी का बात आ गया है, इस मूवी में ना 3 कैरेक्टर पर मेरा ज्यादा थोड़ा सा फोकस रहा था। एक जो दीपिका पादुकोण होती हैं, उस पर सबका फोकस होगा, आप लोगों का भी होगा, और उस पर नहीं था मेरा, उसके कैरेक्टर पर था। और शाहरुख खान साहब जो होते हैं वो इंडिया रो एजेंट होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जॉन अब्राहम का। तो जॉन अब्राहम जो होते हैं वो भारत के आर्मी, रिटायर आर्मी होते हैं। कहानी अच्छी है, सबको देखिए, अच्छी बात है, लेकिन ये जो कहानी बनाया गया इसमें थोड़ा सा लगा हमको कि इस कहानी का सेंस क्या है, मुझे नहीं समझ में आया। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक भारत का आर्मी जो रिटायर हो चुका है वो भारत को तबाह कर रहा है इस कहानी में, और एक इंडिया का रो एजेंट और पाकिस्तान की जो रो एजेंट दीपिका पादुकोण होती है, पाकिस्तान की एजेंट, रो एजेंट होती है वो, और शाहरुख खान जो होते हैं वो होते हैं हमारे इंडिया के रो एजेंट, और दोनों मिलकर भारत को बचा रहे हैं। और बचा किससे रहे हैं? हिंदुस्तान के एक रिटायर आर्मी से, क्योंकि एक आर्मी हिंदुस्तान में रह चुका है और वो भारत को तबाह करना चाहता है, और पाकिस्तान की रो एजेंट और भारत की रो एजेंट मिलकर दोनों भारत को बचा रहे हैं। भारत को बचा रहे, अच्छी बात है, मगर बचा किससे रहे हैं ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई हमको, कि एक भारत का आर्मी जो सेवा करके रिटायर हो चुका है वो भारत को तबाह करना चाहता है, और भारत के उस आर्मी जवान को तबाह करने के लिए पाकिस्तान के तरफ से मोटी रकम मिलती है, और वो एग्री भी हो जाता है। जॉन अब्राहम का कैरेक्टर है वो एग्री भी हो जाता है। इस तरह की मानसिकता फिल्म के राइटर में आते हैं, डायरेक्टर में आते हैं, लेकिन कुछ भी है, ये इंटरटेनमेंट का साधन है, इसको बहुत ज्यादा गहराई से नहीं लेना है। आप इंटरटेनमेंट हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि हमने मूवी देखी है, इसलिए मैंने सारी सी बातें की, लेकिन ये थोड़ा जो पॉइंट था ना, खटक रहा था हमको, क्योंकि ऐसा भारत के आर्मी होते नहीं है। चलिए बात करते हैं हम अगली क्लास में कुछ, तो इसी तरह से कमेंट करते रहिए, मैं सारा कमेंट पढ़ूंगा और आप लोगों को जवाब दूंगा विथ नेम। तो ये नाम जो था, नेहा कुमारी, रितेश और अभिषेक जी, बहुत लोगों ने किया, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।